जिस दिन आपने यह सीख लिया कि सीखते कैसे हैं, फिर आप कुछ भी जी सकते हैं। जी हाँ साथियों, वेलकम टू अजय सर क्लासेस जी के। हमारी नेक्स्ट वीडियो आपके सामने आ चुकी है। आज के क्वेश्चन को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। निम्न में से किस गुफा में पद्मपाणि बोधिसत्व नामक पेंटिंग पाई गई है? तो किस गुफा में? तो आपको यहाँ पर दिख रही है गुफा का नाम। ऑप्शन डी आपका सही होगा, अजंता गुफा। ऑप्शन डी। हम जान लेते हैं कि किस तरह की पेंटिंग है, किस तरह का इसका चित्र है और कहाँ पर पाई जाती है, ये किस राज्य में, किस ज़िले में। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाली है। तो आप हमारे वीडियो को जल्दी से लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी सब्सक्राइब भी कर लें। आपके सामने चित्र आ गया है बोधिसत्व वाला, गौतम बुद्ध को समर्पित है। आपको याद होना चाहिए जी, गौतम बुद्ध को समर्पित यह चित्र है। तो आप समझ रहे होंगे यहाँ पर कि बौद्ध धर्म में समर्पित है। अब है कहाँ पर, आप देखेंगे कि अजंता की गुफाएं कहाँ पाई जाती हैं, इसके बारे में विस्तार में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ढेर सारे रिपीट हो चुके हैं। अजंता गुफाएं महाराष्ट्र में हैं। भारत में स्थित तकरीबन 29 चट्टानों को काटकर बौद्ध स्मारक गुफाएं जो द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व की हैं। यह बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रण एवं शिल्पकारी है। इसके साथ ही आपको चित्र दिखाई दिया है हमने। अब अजंता की गुफा की बात करें तो ये एक अजंता नामक गांव के पास स्थित हैं, महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में। तो अब औरंगाबाद ज़िला नहीं रहा है, औरंगाबाद ज़िला का नाम बदल के क्या हो गया है, संभाजी यहाँ पर नाम हो गया। आपको याद होना चाहिए, संभाजी यहाँ पर नाम कर दिया गया, औरंगाबाद ज़िले का नाम बदलकर। आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ से ऐसे और क्वेश्चन बनेगा, उस चीज़ को आप ध्यान देना और हमारी वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें, क्योंकि आज की जो आपकी जीके रहने वाली है बहुत ही शानदार लाजवाब रहने वाली है। तो आप ध्यान से देखेंगे कि यूनेस्को ने अजंता की गुफाओं को विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया था? तो 1987 में, 1983 में यहाँ पर शामिल किया था यूनेस्को में, और 1983 में। जी आप अच्छे से याद रखना। क्लियर हो गया आपको? आगे की ओर बढ़ते हैं। किस तरह से चट्टानी है? 29 चट्टानों से बनी है अजंता की गुफाएं। तो आपको यहाँ पर डायग्राम दिख ही रहा है, जी रहा आपके सामने। 29 चट्टानों को काटकर यहाँ पर अजंता की गुफाएं बनाई गई हैं। भारत देश में सांस्कृतिक गुफाएं हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे शानदार तरीके से। आपको समझ में भी आ रहा होगा, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? तो एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में है? उड़ीसा राज्यों में स्थित है। दोस्तों आपको ये क्लियर हो गया होगा। अभी मैं आपको डायग्राम के माध्यम से सारी झीलें याद करा देता हूँ। पुलिकट झील, लोकटक झील, बुलर झील। लोकटक झील आपको मैंने पिछली वीडियो में बताई है, जो हमने पहले पढ़ा दिया है, तो ध्यान रखना। इसके बारे में डायग्राम बेस्ड हमने आपको समझा दिया था अच्छे से। क्वेश्चन पूछा गया था एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। क्वेश्चन क्या है? खारे पानी की। तो खारे पानी की हो जाएगी चिल्का। अगर आपसे पूछता मीठे पानी की, तो मीठे पानी की क्या हो जाता है उत्तर? बुलर झील। तो मीठे पानी के लिए आपका आंसर क्या होगा? बुलर झील। अब बुलर झील कहाँ पर है, जी आपको याद रखना है। बुलर झील, बुलर झील आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मीठे पानी के लिए। लेकिन खारा पूछा है तो चिल्का हो जाएगा। आपके सामने मैं चिल्का झील को लेके आता हूँ। यहीं से हम पूरा भारत घूम लेंगे, कौन सी झील कहाँ पर पाई जाती है। तो आपके सामने जो रही उड़ीसा राज्य में चिल्का झील। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा बिल्कुल अच्छी तरह से। हम अगली झील को समझते हैं, पुलिकट झील को। पुलिकट झील कहाँ पर है? क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। तो शानदार यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, बहुत ध्यान सुनना आप और वीडियो को लाइक कर देना। ध्यान देंगे, यहाँ पर आपको जो दिख रही है ये आपकी पुलिकट लेक है। कौन सी लेक है? पुलिकट लेक। अब पुलिकट लेक कौन से राज्य में है, जी आपको ध्यान देना है। तो पुलिकट लेक जो है, आपको जो एरिया आपको दिख रहा है पुलिकट लेक का, और आपको समझ में भी आ गया होगा कि पुलिकट लेक का एरिया कितने में फैला हुआ है। तो अच्छे से आपको दिख भी रहा होगा, जी पुलिकट लेक का एरिया है। ठीक है दोस्तों। अब पुलिकट एरिया जो है पुलिकट का, वो आंध्र प्रदेश राज्य में है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा। उसके अलावा थोड़ा बहुत इसका भाग तमिलनाडु में आपको नज़र आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ये वाला भाग थोड़ा सा तमिलनाडु में आ रहा है पुलिकट। यहीं पर प्रक्षेपण केंद्र बना हुआ है श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में, पुलिकट लेक पर। क्लियर हुआ दोस्तों? आगे की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर आपके सामने अगली झील आ गई है। यहाँ पर तो आपको बढ़िया से दिख ही रही है, तो इस तरह से आप समझ रहे होंगे। क्लियर दोस्तों? तो ये आपकी मीठे पानी की झील थी, बुलर झील। एक बार फिर से देख लो, अगर डाउट लग रहा है, थोड़ा सा समझ में नहीं आया हो तो
तो बुलर झील है जे मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है, ध्यान रखना, मीठे पानी की। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा रंग बदल लेता हूँ, आपको दिक्कत आ रही होगी तो यहाँ पर जे आपकी बुलर झील भारत की सबसे मीठे पानी की झील, इसके बारे में जानते हैं। और यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन भी बने हैं, कैसे बने हैं मैं आपको बता देता हूँ। बुलर झील भारत के जम्मू कश्मीर के बांडीपोरा ज़िले में स्थित एक मीठे जल की झील है। यह भारत की सबसे मीठी है, ध्यान रखना, और बड़ी मीठे पानी की झील है, बड़े मीठे पानी की झील है, जो आपको क्लियर हो गया होगा। यह झेलम नदी के मार्ग में आती है और झेलम नदी का पानी इस झील में आता है बुलर में और निकल भी जाता है। तो ये आज आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी आज तक के रिकॉर्ड में। आगे की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले एक बार फिर बता देता हूँ, बुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और इसमें झेलम नदी का पानी आता है और निकल भी जाता है। आगे बढ़ेंगे। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ भाइयों सब्सक्राइब कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करो। आज की वीडियो आपके लिए बहुत अहम रहने वाली है, शानदार रहने वाली है, जानदार। अब आप अगले क्वेश्चन को देखेंगे कि धावन सोडे का उपयोग नहीं होता है। कहाँ पर हम धावन सोडे का उपयोग नहीं करते हैं? देखिए, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए धावन सोडा का यूज़ किया जाता है। जैसे ही आप बाल्टी में धावन सोडा डालेंगे तो क्या होता है, जल का जो कठोरता होती है जो पहले से वो कम हो जाती है। ऐसे ही आप देखेंगे धावन सोडा का घरेलू उद्देश्य के लिए क्लीनिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। एब्सोल्युटली राइट। इसका उपयोग कांच, साबुन और कागज़ उद्योग में बिल्कुल किया जाता है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर आपको बता दूं कि यहाँ धावन सोडे का जो फॉर्मूला होता है Na2CO3 इसका फॉर्मूला होता है, जो आपको पता ही होगा। तो धावन सोडे का यूज़ कहाँ नहीं होता, धावन सोडे का यूज़ नहीं होगा जल को कीटाणुओं से मुक्त करने के लिए। अगर ऐसा होता तो क्लोरीनीकृत क्यों करते, क्लोरीन से हम क्यों साफ करते, उबालते क्यों, साबुन ही घोल देते तो वो पानी सही हो जाता और पीने योग्य हो जाता। तो इसका ये उत्तर बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है आपके लिए। निम्न में से कौन सी चट्टानों का निर्माण शिली भवन प्रक्रिया द्वारा होता है? तो मैंने आपको पढ़ाया है पिछली वीडियो में, अपसादी चट्टानों के द्वारा शिली भवन प्रक्रिया द्वारा होता है चट्टानों का निर्माण। क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। जब एबन बतूता भारत आया था तो उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो उस समय दिल्ली का शासक मोहम्मद बिन तुगलक था। तो आपको ये क्लियर हो चुका होगा अच्छे से। मिर्जई और बंडी सफ़ेद या काले रंग की जैकेट का एक प्रकार है। क्षेत्र कहाँ पर लोकप्रिय है? तो ये बुंदेलखंड और मालवा क्षेत्र में ये प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखना, मालवा क्षेत्र और बुंदेलखंड। और ये मालवा क्षेत्र जो है राजस्थान और मध्य प्रदेश में ज़्यादा है इसका एरिया, और बुंदेलखंड का MP और UP में है। जी आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर दोस्तों। आगे की ओर बढ़ेंगे। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का सामान्य नाम क्या है? ये सवाल आपका क्वेश्चन जो है पीछा नहीं छोड़ेगा। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये सामान्य नाम है, जिसे POP भी आप बोल देते हैं। बेकिंग सोडा आपको पता ही है, खाने वाला सोडा। सिरका CH3COOH, ये भी आपसे फॉर्मूला पूछा गया है कि सिरके का फॉर्मूला क्या है। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। आगे की ओर बढ़ेंगे। भारत ने किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी की? राष्ट्रमंडल खेल को हम इंग्लिश में कहते हैं कॉमनवेल्थ गेम। क्या बोलते हैं दोस्तों? कॉमनवेल्थ गेम बोलते हैं। देखो आप वीडियो को बहुत अच्छे से देखना, आज की बहुत अहम होने वाली है। यहाँ से ढेर सारे प्रश्न रिपीट होंगे। तो हमने आपको बताया कि राष्ट्रमंडल खेल का जो इंग्लिश ट्रांसलेट होता है कॉमनवेल्थ गेम होता है। तो भारत ने कब मेज़बानी की थी? तो भारत ने 2010 में की थी। 2018 में किसने की थी? ये भी कई बार रिपीट हो चुका है, ध्यान रखना। तो ऑस्ट्रेलिया ने की थी 2018 में मेज़बानी। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम विस्तार में जानते हैं कि किस तरह से और क्वेश्चन आते हैं। इस चीज़ का आपको याद रखना है। जो मैं आपको टिक करके बताऊं वो आप रट्टा मार लेना, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। राष्ट्रमंडल खेल, जिसे हम कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से जानते हैं, यह एक क्या है? खेल प्रतियोगिता है, ध्यान रखना। यह पहली बार 1930 में आयोजित होता है। कब होता है? 1930 में पहली बार आयोजित होता है। ये आपको यहाँ ध्यान रखना है। इसके आगे आपको ये ध्यान रखना है कि 2018 में कहाँ खेला गया था? 2018 में जो खेला गया था ये ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था।
क्लियर, गोल्ड कोस्ट में, ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में। अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि किस तरह से राष्ट्रमंडल खेल का लोगो है, तो राष्ट्रमंडल खेल का आपको लोगो दिख ही रहा है शानदार तरीके से। कॉमन यहाँ पर आपके लिए दे रहा लोगो CGF, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा C फॉर कॉमन, G फॉर गेम, F फॉर फेडरेशन, कॉमन गेम फेडरेशन, यहाँ पर इसका फुल फॉर्म हो जाएगा भाइयों। आगे की ओर बढ़ेंगे। अगर बात करूँ कॉमनवेल्थ गेम का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, यूनाइटेड किंगडम के लंदन शहर में। आगे की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा, जहाँ से आप समझेंगे इस वीडियो में। पिछले 5 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का क्या प्रदर्शन रहा है, ये आपसे पूछता ही पूछता है, इसलिए हम आपके सामने ये चीज़ लाए हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि जब भारत ने 2010 में मेज़बानी की नई दिल्ली में, तब भारत ने कुल 38 यहाँ पर गोल्ड जीते थे। और अगर बात की जाए तो स्थान क्या रहा था भारत का, द्वितीय स्थान रहा था। कुल पदक कितने जीते थे, 101 पदक जीते थे, ये आपको याद ही होना चाहिए। अगर मैं बात करूं 2018 में कहाँ पर हुआ था, मैंने अभी बताया आपको, ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में। और यहाँ पर भारत ने कितने पदक जीते थे, 26, टोटल कितने, 66। ये आपको क्लियर हो गया होगा। साथ ही साथ कितने नंबर पर रहा था, तीसरे नंबर पे। इतनी सी आपको इसमें जानकारी याद रखनी है कि इसमें क्या क्या मैंने आपको बताया ये चीज़। 2018 में भारत ने कितने इसमें स्वर्ण पदक जीते थे, 26, टोटल कितने जीते थे, 66। 2010 में कहाँ खेला था, नई दिल्ली में खेला था, इसमें कितने पदक जीते थे स्वर्ण, 38, टोटल कितने, 101। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों। शिग्मोत्सव मूल रूप से जनसाधारण का त्यौहार है। शिग्मोत्सव जो है गोवा का है, जो आपको पता होना चाहिए, सीधा सिंपल सा है। शिग्मो यहाँ पर, शिवमोग्गा यहाँ पर बंदरगाह भी है, याद रखना। शिवमोग्गा यहाँ पर क्या है दोस्तों, बंदरगाह भी है, उससे याद हो जाएगा आपको शिवमोग्गा। तो शिवमोग्गा यहाँ पर बंदरगाह है, मतलब पोर्ट है, जहाँ पर बड़े बड़े जहाज़ जो हैं ट्रांसपोर्ट करते हैं, सामान ले जाते हैं एक देश से दूसरे देश में। तो शिवमोत्सव जो है गोवा राज्य का है। ये कब मनाया जाता है, ये फागुन के महीने में मनाया जाता है, मतलब मार्च। और कब, पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। यह त्यौहार किस राज्य से संबंधित है, ये गोवा राज्य से संबंधित है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। आपको मैं डायग्राम के माध्यम से दिखा देता हूँ। शिवमोग्गा देखिए, यहाँ पर जो पुरुष होते हैं ना, कितने यहाँ पर मज़े ले रहे हैं, मतलब बहुत ही आनंद के साथ घोड़ा पर बैठे हुए हैं। और जो घोड़ा आर्टिफिशियल है, बनाया गया है। अगर मैं बात करूं MP UP में, तो यहाँ पर जब लड़के की शादी होती है ना, तो बारात जाती है, तब लड़के घर पे इस तरह से खेला जाता है, शायद खुइया वगैरह बोलते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि शिवमोत्सव किस तरह से गोवा में सेलिब्रेट किया जाता है दोस्तों। तो आपको हमारी वीडियो बढ़िया लग रही होगी, जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें प्लीज़ दोस्तों। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके लिए, RBI की मौद्रिक नीति को लागू करने के प्राथमिक साधन के रूप में किसे जाना जाता है, तो रेपो रेट। रेपो रेट हो जाता है इसका आंसर। निम्न में से कौन सा कारक कृषि भूमि की उर्वरता हानि के लिए उत्तरदायी नहीं है, मतलब लॉस नहीं पहुंचाएगा। क्या नहीं पहुंचाएगा, लॉस। किसको, कृषि भूमि की उर्वरता को। तो कृषि भूमि की उर्वरता को लॉस नहीं पहुंचाएगा, वो कौन सा है, आप देखें, उच्च मृदा धनायन विनिमय क्षमता। अगर आप देखेंगे कि कौन लॉस पहुंचाएगा, देखो मिट्टी को जल भराव। अगर जल भराव रहेगा तो वो दलदली हो जाएगी, बेकार होने लगती है। मृदा लवणता, अगर मिट्टी के अंदर ज़्यादा ही सॉल्ट है, नमक है, नमक की मात्रा ज़्यादा है, तो मिट्टी वो काम की नहीं है, अच्छी नहीं है कृषि के लिए। मृदा क्षारीकरण, मृदा में पोषक तत्व खराब हो रहे हैं, तो क्षारीकरण हो रहा है उसका, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। लेकिन उच्च मृदा, अच्छी क्वालिटी की धनायन विनिमय क्षमता, उसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें हैं, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस लड़ाई में मौलवी अहमदुल्लाह शाह ने हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व वाली सेना को परास्त किया था दोस्तों? तो इसका उत्तर हो जाएगा चिन्हट का युद्ध। चिन्हट का जो युद्ध हुआ था, वहाँ आपकी लड़ाई में मौलवी जो थे अहमदुल्लाह शाह ने हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व वाली सेना को परास्त किया था दोस्तों। तो ये क्लियर हो गया होगा। भारत ने UNFCCC में बहुपक्षीय वार्ताओं में सक्रिय रूप से काम किया। UNFCCC का पूर्ण रूप क्या है? तो UNFCCC का जो फुल फॉर्म है बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ जो आपको पता ही होना चाहिए, ढेर सारे क्वेश्चन आते रहते हैं यहाँ से। तो U से हो जाएगा यूनाइटेड, N से हो जाएगा नेशंस, F से हो जाएगा फ्रेमवर्क, C से हो जाएगा कन्वेंशन,
ऑन क्लाइमेट चेंज। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। यू से यूनाइटेड, एन से नेशंस, एफ से फ्रेमवर्क, सी से कन्वेंशन, सी से क्लाइमेट, सी से चेंज। तो ये आपको UNFCCC का फुल फॉर्म याद हो गया होगा। थोड़ा इसके बारे में जानेंगे और पहले लोगो देख लेते हैं। तो आपके सामने मैं लोगो लेके आऊँ शांत तरीके से बना के, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन। तो यहाँ पर ये लोगो है UNFCCC का। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से। आप लोग रसगुल्ले ध्यान रखना, इसको बढ़िया से दिमाग में सेव करते रहना। इसके बारे में थोड़ा सा हिंदी में बता देता हूँ। आपको दिख रहा होगा संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा सम्मेलन जो हुआ था, इसलिए चर्चा में था। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर अगर बात की जाए कि इसमें महत्वपूर्ण क्या है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो आपको मैं बता दूं, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि की स्थापना की गई थी। संधि हुई थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, कब हुई थी? जून 1992 में। कहाँ पर हुई थी? रियो डी जेनेरो में। रियो डी जेनेरो जो है ब्राज़ील में है साथियों। कहाँ पर है? ब्राज़ील। दक्षिण अमेरिका में आप देखेंगे, दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील में आपको मिल जाएगा। दक्षिण अमेरिका जो है महाद्वीप, वहाँ पर ब्राज़ील है, और ब्राज़ील में जो शहर का नाम है रियो डी जेनेरो। तो रियो डी जेनेरो आपको क्लियर हो गया होगा कि रियो डी जेनेरो कहाँ है। तो 1992 में जून के महीने में रियो डी जेनेरो में क्या होता है? सम्मेलन होता है। कौन सा होता है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन, UNCED। ये बहुत परीक्षा में पूछा गया, कब हुआ था, किसके लेकर हुआ था, तो ये आपको रखना है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, ये ध्यान रखना, कब हुआ था? जून 1992 में, 1992 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? रियो डी जेनेरो में। कौन सा? UNCED। तो आपको याद रखना है, UN यूनाइटेड नेशन, सी से वो आपका कॉन्फ्रेंस, ई से इन्वायरमेंट, डी से डेवलपमेंट। तो क्लाइमेट एनवायरमेंट डेवलपमेंट हो जाएगा। यू से आपका यूनाइटेड नेशन, और सी से आपका हो जाएगा कॉन्फ्रेंस, ई से इन्वायरमेंट, डी से डेवलपमेंट। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो ये आपको याद रखना है। इतनी सी चीज़ पूछता है। अगला क्वेश्चन, असम राज्य से राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो असम राज्य से कितनी सीटें हैं लोग राज्यसभा की? तो असम राज्य में राज्यसभा की सीटों की संख्या है 7। आपको बताना है कि लोकसभा की सीटों की संख्या असम राज्य में कितनी है। कमेंट बॉक्स में आप छाप देना। बहुत से मेरे प्यारे बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर देते हैं। मैं चाहूँगा कि और भी मेरे डियर स्टूडेंट्स भी कमेंट किया करें, जो मैं आपको क्वेश्चन पूछा करूँगा। तो असम राज्य में राज्यसभा की सीटों की संख्या तो 7 है, लेकिन आपको लोकसभा की सीटों की संख्या बतानी है कितनी है वर्तमान में। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस सूची में राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सीटों का आवंटन का प्रावधान है? मतलब राज्य और केंद्र शासित सीटों का जो बंटवारा है वो 4वीं अनुसूची में है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। 7वीं अनुसूची में क्या है? केंद्र और राज्य सरकार के बीच विभाजन। 6वीं में क्या है? आपको पता ही है, असम, मेघालय। क्लियर हो रहा ना? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 राज्यों का वर्णन है। इसमें जनजातियों के लिए प्रशासन की व्यवस्था है। ठीक है बेटा। ऐसे ही अगर बात की जाए कि दूसरी अनुसूची में क्या है, तो दूसरी अनुसूची में जो है वेतन भत्ते, जो भी पदाधिकारी हैं उनका वर्णन किया गया है। आगे की ओर बढ़ेंगे। बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, ज़बरदस्त लेके आया हूँ आपके लिए। कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ियों के बीच रोहतांग दर्रे के पश्चिम में निकलती है? मतलब हिमाचल प्रदेश राज्य हो गया, जो अपना इंडिया मान लेते हैं नॉर्थ का, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश राज्य हो गया। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू पहाड़ियों के रोहतांग दर्रे के पश्चिम से इधर से निकलती है, इस तरह से। तो आप समझ पा रहे होंगे, उस नदी का नाम है रावी नदी। अभी मैं डायग्राम से और बता देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा बढ़िया से। आपके सामने आ गया है रोहतांग दर्रा। मतलब आप घर बैठे बैठे भारत में बहुत सारी चीज़ों को घूम रहे हैं। तो रोहतांग दर्रा है, यहाँ से सड़क निकाली गई है, जो आपको दिख रही होगी, रोड जो दिख रही है आराम से आपको। ठीक है, तो ये हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है? पास है रोहतांग दर्रा। दर्रे उनको कहते हैं कोई पहाड़ को काट कर बीच में रास्ता बना जाए, पास। इंग्लिश में दर्रे को क्या बोलते हैं? पास बोलते हैं। तो पास बना गया। इसी के पश्चिम में आप देखेंगे यहाँ पर रावी नदी बहती है। आपको क्लियर हो गया होगा डायग्राम के माध्यम से। कितने सुंदर यहाँ पर बादल दिख रहे हैं आपको, बहुत पास पास दिखते हैं नॉर्थ इंडिया में। आप कभी घूमने जाना, वैसे तो हमने यहीं से घुमा दिया आपको, जब आपकी जॉब लग जाए तो आप अवश्य जाना। निम्न में से कौन सा आमतौर पर कृषि में उपयोग किए जाने वाले उर्वरकों में पाया जाने वाला एक मूलभूत
पादप पोषक तत्व है। कौन सा दोस्तों? पादप पोषक तत्व। किसमें? कृषि में उपयोग किए जाने उर्वरकों के रूप में पाया जाने वाला एक मूलभूत, तो इसका नाम है पोटेशियम। पोटेशियम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? के। और कितने नंबर का बच्चा है पोटेशियम? पोटेशियम 19 नंबर का बच्चा है, आवर्त सारणी में 19 नंबर पे आता है। यह एक +1 वैलेंसी वाला तत्व भी है, ध्यान रखना, बहुत ही जल्दी क्रिया कर लेता है। पोटेशियम की एक आपको खास बात बता दूं, इसका उपयोग, पोटेशियम का जो उपयोग है ना, विस्फोटक चीज़ों में किया जाता है। जैसे पटाखे बनाने हैं तो पटाखों में पोटेशियम का यूज़ किया जाता है, ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, तो आपके सामने जो दिख रहा है वो पोटेशियम दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, बक्सा, जिसे बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। तो आज हम कुछ मेजर राष्ट्रीय उद्यान भी देख लेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो बक्सा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है? बक्सा पश्चिम बंगाल में है। क्लियर दोस्तों? ऐसे ही आपको कर्नाटक में बताऊंगा, अभी पंजाब में भी बताऊंगा, हरियाणा में, लेकिन पंजाब में क्या बताऊंगा? पंजाब की एक विशेषता है, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पंजाब एकमात्र ऐसा देश है, भारत देश का एकमात्र राज्य पंजाब है जिसमें कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है दोस्तों। जी हाँ, बिल्कुल सही फैक्ट बता रहा हूँ आपको, कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। वन्यजीव अभ्यारण्य तो हैं लेकिन राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। आपको बता दूं, सुल्तानपुर कहाँ पर है? हरियाणा में है। ऐसी बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है? कर्नाटक में है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई, यहाँ पर आपको क्लियर हो गई होंगी। बांदीपुर कर्नाटक, ध्यान सुनना बच्चों, बांदीपुर कर्नाटक, हरियाणा में सुल्तानपुर। बहुत बार परीक्षा में रिपीट हो चुका है, जो आपको रट्टा मार के रखना है। बुक्सा या बक्सा कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा बदल देता तो ऑप्शन ही बदल जाता। बक्सर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? बक्सर, देखो थोड़ा सा बदला, रा का अंतर आ गया। तो बक्सर जो है वो हमारा जो साक्षरता दर जिसकी कम है पूरे देश में, राज्य की, बिहार में। तो बिहार में बक्सा राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर मैंने आपको 4 बता दिए। अब कुछ बच्चों हम डायग्राम से समझ लेते हैं कि कौन सा कैसा दिखता है। तो आपके सामने देखिए बक्सा आ गया है। बक्सा कहाँ पर बताया था? पश्चिम बंगाल में। तो वेस्ट बंगाल में बक्सा हो गया अपना। देखिए ये लिखा है बक्सा टाइगर रिजर्व, यहाँ पर बंगाली भाषाओं में लिखा हुआ है बच्चों, तो बंगाली भाषा आपको दिख रही होगी। ऐसे ही अब देखें, यहाँ पर कुछ मैं आपसे कह रहा था, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताऊंगा। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था तो इसमें मैंने टाइप किया है, तो विकल्प तीसरा इसमें सही था। पंजाब राज्य के अंदर, पंजाब स्टेट के अंदर कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। जो क्वेश्चन पूछा हुआ आपको बता रहा हूँ, तो आप ध्यान रखना। पंजाब की राजधानी आपको पता ही है चंडीगढ़ है। यहाँ से पंजाब से 3 नदियाँ निकलती हैं, रावी, ब्यास, सतलुज। कौन कौन सी दोस्तों? रावी, ब्यास, सतलुज। पंजाब में 13 वन्यजीव अभ्यारण्य लेकिन राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, ये आपको याद रखना है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं, सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या किस राज्य में है? आपसे कई बार परीक्षा में पूछा गया है। सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या जो है मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर दोस्तों? हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश भारत का हृदय। 10 हैं यहाँ पर, सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान 10। तो क्लियर हो गया होगा। दूसरे नंबर पर 9 राष्ट्रीय उद्यान है। किस में है? तो एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, तो केंद्र शासित प्रदेश का नाम है अंडमान निकोबार, दूसरे स्थान पर आता है, ये आपको याद रखना है। तो हालांकि आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब अगला इसी में देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि आपके सामने ही दिख रहा होगा। तो 1963 में, 1963 में, कब दोस्तों? 1963 में। तो यहाँ पर 1963 की बात करें तो 1963 में आप देखेंगे कि भारत का पहला यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, इसे हैली राष्ट्रीय उद्यान का नाम दिया गया था। तो दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। भारत का पहला था भाई साहब, पहला राष्ट्रीय उद्यान, पहला, जी हाँ भाई साहब, पहला। तो पहला वही वाला, हाँ, 1963 में कहाँ पर बनाया गया था? उत्तराखंड में। क्या नाम था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसे किस नाम से भी जाना जाता है? तो हैली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। 1963 में पहला याद रखना, जिम कॉर्बेट। जिम करने गए, पहला मिल गया हमको 1963 में, ध्यान रखना। सुल्तानपुर नेशनल पार्क अभी आपको मैंने बताया था, तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है? हाँ दोस्तों, अभी मैंने आपको क्लियर करा दिया था, हरियाणा में। हरियाणा के कहाँ पर? गुड़गांव में डेयरी खुलवा देंगे, कुछ याद आ गया होगा। ऐसे ही आगे देखेंगे, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पर है? यमुनानगर कहाँ पर है दोस्तों? हरियाणा में। तो भाई साहब हरियाणा में कलेसर
और सुल्तानपुर नेशनल पार्क गुड़गांव। तो ये आपको सारे क्लियर हो गए होंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं एक और बहुत ही महत्वपूर्ण, मैंने आपको बताया था कर्नाटक के बांदीपुर ज़िले में, कर्नाटक के बांदीपुर ज़िले में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान डियर। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर, कर्नाटक में, ये आपने पढ़ रखा है। अगले क्वेश्चन क्यों चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की एक झील है, मतलब खारे पानी की बात कर रहा है, खारे पानी की एक झील दोस्तों। हाँ तो देखिए, तो पेंगोंग त्योसो, तो पेंगोंग त्योसो जो है या त्योसो जो है वो कहाँ पर है, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ लिख के, लद्दाख में है दोस्तों। जी हाँ, लद्दाख में, लद्दाख में अगर बात की जाए तो 1/3 भाग इसका लद्दाख में है, मतलब 3 में से 1 भाग लद्दाख में। 2/3 कहाँ पर है दोस्तों, तो 2/3 मतलब 3 में से 2 भाग जो है वो चीन में है इसका पार्ट। तो आपको ध्यान रहे, पेंगोंग त्सो जो है खारे पानी की झील है, लद्दाख में है भारत के, जो आपको याद रखना है। नैनीताल तो आपको पता ही होगा जहाँ तक है अच्छे से, कुमायूं गढ़वाल क्षेत्र में नैनीताल, आपको टाउन मालूम ही होगा, उत्तराखंड, ये क्लियर है। लोकटक झील आपको पता ही है अच्छे से, लोकटक झील जो है मणिपुर में है। कोलेरू झील को, तो कोलेरू जो झील है वो आंध्र प्रदेश में है। अभी इनके बारे में थोड़ा सा अपन डायग्राम के माध्यम से देख लेते हैं तो आपको क्लियर हो गया होगा। पोंगसो त्योसो जो झील है लद्दाख में है, जो आपको क्लियर हो पा रहा होगा। तो लद्दाखी झील है जे, हिमालय में एक झील है जे भी आप समझ रहे हैं, भारत के लद्दाख से तिब्बत पहुंचती है जे, मतलब नॉर्थ की साइड, जी आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर जी आपको क्लियर हो गया होगा, इतना ही ध्यान रखना है। इसमें आपको फोटो दिखा देता हूँ, यहाँ पर जे रही। अब मैं आपको लोकेशन यहाँ समझा देता हूँ, लोकेशन किस तरह से आपको दिखने वाली है। तो यहाँ पर जैसे कि नॉर्थ इंडिया आपको दिख रहा है, तो मानचित्र में देखेंगे यहाँ पर नॉर्थ इंडिया, तो यहाँ लद्दाख वाला जो एरिया रहा, ठीक है दोस्तों, लद्दाख वाला, लद्दाख में यहाँ पर जो आपको पेयोंग त्सो आपको मिल जाएगी। तो क्लियर, पेयोंग त्सो यहाँ पर आपको जी मिल जाएगी आपको झील। अब आगे की ओर बढ़ते हैं और झीलों को डायग्राम भी देख लेते हैं। तो अब ये किस ज़िले में मिलेगी, लद्दाख के लेह ज़िले में है ना, पेंगोंग त्सो, पेंगोंग त्सो लद्दाख के लेह ज़िले में है। हम देखेंगे केलूरू झील के बारे में। तो कोलेरू जो झील है, मैंने आपको बताया था आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में मीठे पानी की एक झील है, ध्यान रखना। कोलेरू झील कैसी झील है, मीठे पानी की, कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है भाइयों। अंडाकार छिछली झील भी है, जे कैसी, अंडाकार छिछली झील है, जो आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट झील के बारे में देख लेते हैं, नैनीताल झील दोस्तों। तो नैनीताल झील नैनीताल टाउन में है, कहाँ पर है, नैनीताल टाउन में है, जो आपको क्लियर हो गया होगा। कुमायूं क्षेत्र में, तो उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में नैनीताल झील है, नैनीताल टाउन में। एक छोटा सा मोटिवेशन आप लोगों के लिए, कोई भी इंसान हर असंभव को संभव बना सकता है जब तक वो अपनी जिद पर अड़ा है। तो हम भी अपने जिद पर अड़े हुए हैं, हम भी एग्ज़ाम को फाइट करेंगे। तो आपके सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही बेस्ट वीडियो चल रही है, इसको आप बिना स्किप किए पूरा ध्यान से देखते रहें। कह रहा है कि डाउन सिंड्रोम डैश है जो बौद्धिक कठिनाइयों और शारीरिक स्वास्थ्य विकास में देरी और दिव्यांगता का कारण बनता है। दिव्यांगता का मतलब होता है विकलांग, मतलब सिर से कोई डिस्टर्ब हो जाए, पैर से हाथ से कोई टेढ़ा भाग रह जाए, ऐसा टेढ़ा मुंह करे रह जाए, और भी कई तरीके से शरीर रह सकता है, हाथ टेढ़ा हो जाए, मुंह टेढ़ा, ऐसे टेढ़ा हो जाए। अभी मैं आपको आकृति दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो डाउन सिंड्रोम कैसी जेनेटिक्स है, ये एक आनुवांशिक बीमारी है, जेनेटिक्स डिसीज़ है, जो आपको क्लियर हो गया होगा। दिमाग मतलब बौद्धिक मतलब दिमाग से कठिनाइयाँ हो जाती हैं, उसके लिए शरीर स्वस्थ नहीं रहता, देरी से होता है और दिव्यांग भी हो जाता है। जैसे कि मैं बच्चे के माध्यम से बता देता हूँ, देखो बेचारा छोटा सा बच्चा या डला करे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इस तरह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। सूर्यधार झील, सूर्यवीरों की झील, सूर्यधार झील दोस्तों। तो सूर्यधार झील जो कहाँ पर है, ये उत्तराखंड में है, जो आपको क्लियर करा दिया। अभी थोड़ा सा डायग्राम देख लो। सूर्यधार झील यूनाइटेड किंगडम नहीं होगा यहाँ पर दोस्तों, यूके होगा, उत्तराखंड। तो सूर्यधार झील उत्तराखंड में, कितनी सुंदर झील आपको दिख रही है। आसपास का एरिया देखो, आपका भी दिल हृदय बढ़िया से जगमगा उठेगा। निम्न में से किस राज्य में श्री भ्रामराम्बा मल्लिकार्जुन मंदिर स्थित है। तो श्री, यहाँ पर ध्यान रखना, श्री भ्रामराम्बा मल्लिकार्जुन मंदिर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आंध्र प्रदेश राज्य में है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं, जो कि आपसे यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, डायग्राम से अपन समझ लेंगे। इसका पूछा गया है दोस्तों, इसका दूसरा नाम क्या है। तो इसका दूसरा नाम जो है
माम रामभा मल्लिकार्जुन मंदिर का दूसरा नाम श्री शैलम मंदिर है। क्या है दोस्तों? श्री शैलम। यह किस धर्म से संबंधित है? यह हिंदू धर्म से संबंधित है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। अभी क्लियर हो ही गया। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था एनटीपीसी में कि किस धर्म के देवी देवताओं को समर्पित है, तो शिव और पार्वती को ये समर्पित है। तो मल्लिकार्जुन मंदिर जो है, मल्लिकार्जुन मंदिर जो है किसके लिए? पार्वती और शंकर जी के लिए समर्पित मंदिर है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा आप मंदिर पे भी प्रकाश डालेंगे दिमाग से। देखिए, मल्लिकार्जुन तीर्थ का स्वर्ण मंडवाया गया, तो आपको ये दिख रहा होगा बढ़िया तरीके से, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हिंदू धर्म को समर्पित है, नंदाला जिले में है, शिव पार्वती देवता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर महाशिवरात्रि समारोह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलिकोबैक्टर पायरोली किसके कारण होता है? जठर शोथ के कारण होता है। जठर शोथ के कारण यहाँ पर हेलिकोबैक्टर पायरोली बीमारी हो जाती है। किस तरह की होती है, कैसी दिखती है? तो चलिए हम आगे देखते हैं। तो जठर शोथ यहाँ पर बीमारी कारण हो जाता है। तो देखो, जठर का मतलब होता है दोस्तों पेट। अब पेट को अपन साइंस में बोलते हैं स्टोमक। तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें। तो यहाँ पर आप देखिए, जो स्टोमक के अंदर जो डिसीज़ यहाँ पर क्रिएट हो रही है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, इधर भी छोटी आंत में भी क्रिएट हो जाती है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गई होगी। तो हम छोटा सा मोटिवेशन लेते हैं, फिर उसके बाद अलविदा कहेंगे आपको, कि जिससे आपने हमें इतना समय दिया और वीडियो को पता भी नहीं चलने दिया कब ख़त्म हो गई। मेहनत के दिए जलाए जा, जी दोस्त, मेहनत के दिए जलाए जा, सफलता के परचम लहराए जा। दुख सुख तो आते रहेंगे जीवन में, तो जीवन को आगे बढ़ाए जा। तो आप जीवन को आगे बढ़ाते रहें, उसी तरह से आगे बढ़ते रहें। और हमारी ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी।